वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी का दौरा किया। यहाँ एक अवामी रैली से उन्होंने खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान उभरता और मुस्तहकम होता है तो हर किसी को फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन कांग्रेस कौमी मफाद से इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अपने ख़ानदान की फलाह में इतनी मगन हो चुकी है कि इसे मुल्क की तरक्की भी पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी मुल्क की कामयाबियों और हमारी हर कामयाब कोशिश पर शर्मिंदगी महसूस कर रही है। पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़ करके घर चले जाओ। यही वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं भाइयों। कर्नाटक कांग्रेस ने दारुल बेंगलुरु में खुशहाली फंड्स की इजराई में मरकज की मोदी हुकूमत पर नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। कर्नाटक के विधान सौदा गांधी मुजस्समे के रूबरू यह धरना दिया गया। धरने में कर्नाटक के वज़ीर सिद्धारामैया, नायब वज़ीर डी.के. शिव कुमार, कांग्रेस के रुकन पार्लिमान और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ साथ दीगर कई कायदीन शामिल थे। मज़कूरा कायदीन ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। बीजेपी कायदीन की जानिब से इंडिया इत्तेहाद के खिलाफ तनकीदों का सिलसिला जारी है। बीजेपी कायद शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इंडिया अलायंस का कोई मिशन नहीं है, बल्कि निजी खानदानी सियासी मफादात के तहत इंडिया अलायंस के कायदीन इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ये शब्द तेलंगाना के मुख्यमंत्री के ज़रूर है, पर यह भावना राहुल गांधी की है। जिस प्रकार से देश के संवैधानिक संस्थाओं पर और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान करना, यही कांग्रेस की पहचान बन चुकी है, इंडिया अलायंस की पहचान बन चुकी है। कुछ दिन पहले जेएमएम के एक नेता ने, नजरुल इस्लाम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को मारना चाहता हूँ। उसके अलावा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं ने, उनके प्रत्याशी ने कहा कि मैं उनका सिर फोड़ दूंगा।
100 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री को दी गई है, उनकी जाति को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनके चाय वाला पृष्ठभूमि को लेकर। मोदी की कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा। इस प्रकार की बातें कांग्रेस और उनके साथियों ने लगातार की है। और जो भी ज्यादा गाली देता है प्रधानमंत्री मोदी को, कांग्रेस पार्टी के युवराज और शहजादे राहुल गांधी उनको और बड़े पद पर बैठाने का काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। वैसे रेवंत रेड्डी जी का पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो कुर्मी समाज के लोगों को भी गालियां दी है। ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को गाली देना ये राहुल गांधी ने भी किया है, उनको तो दोषी भी पाया गया। अब उन्हीं के पदचिन्हों पर रेवंत रेड्डी चल रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि इन गालियों का जवाब जनता जरूर देगी। These may be the words of Revant Reddy ji, but this is the bhavana and spirit only of Rahul Gandhi ji. Is this mohabbat ki dukaan or is this nafrat ka saman? 100+ bad words and death threats have been given to Prime Minister. In their hatred for one man, they have started hating the institutions of the country, constitutional institutions. And therefore they say abuses to Prime Minister's caste, to his family, to his poor background, to his समाज. They say that मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी हिटलर की मौत मरेगा. They have spoken about how to beat up Modi ji with लाठी, and recently they have even said from JM. उधर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने कई बार उम्मीदवारों को तब्दील किया है और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हार अभी से मान ली है। ये पूरा क्षेत्र वेदों की भूमि है, पुराणों की भूमि है, और इस भूमि में भारत की परंपरा को एक नया मार्ग दिखाया और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, मां गंगा की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के साथ साथ आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब यह क्षेत्र भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। आपकी दूरी को भी और दिलों की दूरी को भी यह कम करने में सहायक होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव यह सामान्य चुनाव नहीं है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। आपने देश भर की आवाज को सुना होगा। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 2 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप गए होंगे वह स्वर है कि फिर एक बार। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया अलायंस को 3 अददी नशीद से भी नहीं मिल पाने की बात कही है और ये तो नतायज के दिन देख लिया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंडिया अलायंस के इख्तिदार में हर साल एक नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो संजय रावत ने कहा कि एक तानाशाह से तो ये बेहतर है कि मुल्क को हुक्म शाह चलाए। जो इंडिया अलायंस ब्लॉक है वो 3 डिजिट नंबर पे भी नहीं पहुंच पाएगा। देख लेंगे, 4 जून को देख लेंगे। और उनका कहना है कि इनका प्लान ये है कि हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर दे। देखिए, एक हुक्म शाह होने से अच्छा है इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, वो तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए। और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 48 सीटों 2 फेज में मोदी जी हार रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है? 48 सीट में क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना यूबीडी कितना? जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी तो आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस 300 पार कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आला बिहार सम्राट चौधरी का कहना है कि मुल्क में कोई मजाक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के वालिद ने सिर्फ मजाक किया था।
लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 15 साल तक हुकूमत की है और एक जमहूरी मुल्क है, किसी मखसूस ख़ानदान का ग़ुलाम नहीं है। चौधरी ने कहा कि जीत का ख्वाब देखने की आज़ादी सबको है, लेकिन कोई भी ख्वाब देख सकता है। इंतखाबात में अपनी ज़मानतें बचा ले तो यही बहुत होगा। देखिए, देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है, बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाएं, कई सीटों पे पता चल जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए वाराणसी के अवामी इजलास में खिताब से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी पर बीजेपी लीडर शासनिक शेखर त्रिपाठी ने अवामी खिताब में फ़िरक़ा वाराना रिमार्क का इल्ज़ाम लगाया। शासनिक शेखर बीजेपी काशी रीजन के लीगल सेल के कन्वीनर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सदर मजलिस ने वाराणसी में मुनक़िदा पीडीएम न्याय मोर्चा के अवामी इजलास में फ़िरक़ा वाराना रिमार्क किए थे। बीजेपी क़ायद की शिकायत पर एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट नीरज पटेल ने कहा है कि इब्तदाई जाँच के बाद सदर मजलिस को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की गई है। कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा ने मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी पर तनक़ीद की है। जेपी नड्डा ने शाहजहां शेख की तायद का इल्ज़ाम लगाते हुए संदेश खुली वाक़े के लिए ममता बनर्जी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संदेश खली में जांच एजेंसियों पर हमले किए गए हैं और ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मगरबी बंगाल को क्या से क्या बना दिया। जहां संगीत गूंजने चाहिए थे वहां बम और पिस्तौल मिल रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी ज़मीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खली की पीड़िता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है और साथ ही कांग्रेस आलोक कुमार ने कहा है कि बीजेपी के ज़ेर-इक़्तिदार रियासतों में जिस तरह शरह वोटिंग में कमाई आई है उससे वाज़ेह होता है कि मोदी जी का जाना तय है। आलोक कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी क़ायदीन पर कांग्रेस से मुताल्लिक़ झूठ फैलाने की साजिश का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ साथ वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको 2 तरह से आकलन कर रही है कि ये कोई भी किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे शुभ संकेत नहीं है, लेकिन उसका कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका कारण मोदी जी, उसका कारण बीजेपी रूल स्टेट्स हैं।
उसका कारण बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं कि आप सब जगह डम्मी मुख्यमंत्री बैठाएंगे, आप केवल झूठ बोलेंगे, आप हमारे घोषणा पत्र पर भी झूठ बोलेंगे। 10 साल से आप केवल वायदे वायदे और वायदे करते आ रहे हैं। इस बार उनका कोई भी मुद्दा, कोई भी ट्रेंड सेट नहीं हो पा रहा है और जिस तरह से वो बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। जिस तरह से बीजेपी रूल स्टेट्स में वोट परसेंटेज घटा है, कम हुआ है, मोदी जी का जाना तय है। देखिए, मुझे लगता है उनको ये बताना चाहिए कि 8 साल हो गए अब आपको मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। वो जो बच्चे रशिया और यूक्रेन जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, बाबा जी उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अजय बिष्ट जी, आप बताइए कि वो जो पेपर लीक हुआ था, 70 लाख बच्चे लखनऊ की सड़कों पर थे, उसका जवाब दीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने क्या किया है। मुझे तो लगता है मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी